हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 6 से चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है डस्क और इस चैप्टर को लिखा गया है एच मनरो के द्वारा। तो सबसे पहले हम अपने टाइटल को समझ लेते हैं कि आखिर डस्क का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, डस्क का मतलब होता है अ टाइम ऑफ द डे व्हेन देयर इज़ ऑलमोस्ट नो लाइट। दिन का एक ऐसा समय जब लगभग बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है, बट इट इज़ स्टिल नॉट कम्प्लीटली डार्क, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ होता है, उसी को हम लोग डस्क कहते हैं। वैसे हिंदी में हम लोग डस्क को गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला दिन का या शाम का वो पहर जब दिन की रोशनी तो ख़त्म हो गई होती है, लेकिन अभी भी अंधेरा या रात नहीं हुई होती है, उसी को हम लोग डस्क कहते हैं। आई होप कि आपको टाइटल डस्क का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हमारे ऑथर एच मनरो के बारे में, ये जो येलो बॉक्स में दिख रहा है, इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। एच मनरो वॉज अ स्कॉटिश जर्नलिस्ट एंड राइटर। कहाँ से थे एच मनरो? तो स्कॉटलैंड से थे। स्कॉटलैंड के रहने वाले लोगों को स्कॉटिश कहा जाता है। ये एक जर्नलिस्ट, पत्रकार थे और साथ में लेखक भी थे। हिज पेन नेम वॉज साकी। इनका पेन नेम क्या था? साकी। कहने का मतलब राइटिंग्स की दुनिया में, लेखन की दुनिया में इनको साकी के नाम से जाना जाता था, उसी को हम लोग पेन नेम कहते हैं। He was known for writing witty stories which were set in the early 20th century and poked fun at society. बताया गया है कि वो फनी और विटी स्टोरीज लिखने के लिए जाने जाते थे, जो कि 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में सेट किए गए थे, और उनकी कहानियाँ समाज पे, सोसाइटी पे व्यंग करती थी, उनका मजाक उड़ाया करती थी, है ना, उन पे फन करती थी। He was considered a master of the short story और एच मनरो को शॉर्ट स्टोरी का मास्टर भी माना जाता था उस समय। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1। नॉर्मन गॉट्सबाई, इसको कैसे पढ़ेंगे? नॉर्मन गॉट्सबाई sat on a park bench on an early March evening। तो मार्च का शुरुआती महीना था और एक शाम नॉर्मन गॉट्सबाई एक पार्क में एक बेंच पे बैठे हुए थे। इट वॉज 30 minutes past 6 एंड डस्क हैड फॉलन हेविली। शाम के 6:30 बज रहे थे और अच्छे से शाम हो चुकी थी। डस्क वहीं गोधूली बेला हो चुकी थी। द रोड्स एंड साइड वॉक्स, यहाँ पे साइड वॉक्स कहने का मतलब फुटपाथ्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। साइड वॉक्स मीन्स फुटपाथ्स। The roads and sidewalks wore a look of emptiness. रोड्स, सड़कें और फुटपाथ्स बिल्कुल खाली हो गए थे। Occupied only by silent figures that moved through the half light or sat quietly on chairs and benches so that they melted into the shadows in which they sat. वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, कुछ साइलेंट फिगर्स ऐसे थे जो कि उन आधी रोशनी में मूव कर रहे थे या चल रहे थे या चुपचाप उस पार्क के चेयर्स और बेंचेस पे बैठे हुए थे। और वे लोग उन चेयर्स और बेंचेस पे इस तरह से बैठे हुए थे, और वे लोग अंधेरे में इस तरह से बैठे हुए थे जैसे कि वे लोग अंधेरे में कहीं खो से गए थे, उन्हें देखा नहीं जा सकता था। मेल्टेड इनटू दी शैडोज का मतलब यही होता है। देखिए बताया गया है, दे सैट सो स्टिल, वे लोग जो कुछ भी वहाँ पे उस पार्क में थे, दे सैट सो स्टिल इन द डार्कनेस, वे अंधेरे में इतना शांत और इतना स्थिर बैठे हुए थे, दैट वन कुड नॉट सी देम, कि कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। ओके, लेट्स रीड फर्दर। 1 सेकेंड, हम कहाँ पढ़ रहे थे? Dusk to Gottsbai's mind was the hour of the defeated। अब यहाँ पे बताया गया है गॉट्सबाइज माइंड, गॉट्सबाई के अनुसार जो डस्क होता है, गोधूली बेला होता है, या दिन का वो पहर जहाँ पे रोशनी तो ख़त्म हो गई होती है लेकिन अंधकार अभी भी नहीं हुआ होता है, ये पहर डिफीटेड लोगों का समय है, हारे हुए, ज़िंदगी से हारे हुए लोगों का समय है। उस समय डस्क के समय जो लोग उस पार्क में अवेलेबल थे, उस पार्क में मौजूद थे, वो सभी के सभी लोग गॉट्सबाई के अनुसार अपनी ज़िंदगी से हारे हुए थे, अपनी ज़िंदगी के संघर्ष से हारे हुए लोग थे। उदास और परेशान लोग उस समय वहाँ पे जाकर बैठे हुए थे। ही सिंपथाइज्ड विद देम, मैन एंड वुमेन। ही किसको बोला गया है? नॉर्मन गॉट्सबाई को बोला गया है। नॉर्मन गॉट्सबाई उन मर्दों और औरतों के लिए हमदर्दी दिखाता है, हु फॉट एंड लॉस्ट इन लाइफ्स बैटल, जो कि ज़िंदगी की जंग में लड़े और उस जंग को हार गए। हु केम फॉर्थ इन द ग्लूमी आवर ऑफ डस्क,
और ये वही सभी लोग हैं जो कि दिन के इस मनहूस पहर में, इस ग्लूमी आवर में, आई मीन डस्क के समय वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे अपने गम को भुलाने के लिए मे बी आए होंगे। When their shabby clothes and unhappy eyes might pass unnoticed, और जब वे लोग वहाँ पे आते हैं अपने फटे पुराने और अपने गंदे कपड़ों में, तो उनकी आंखें उदास होती हैं और कोई भी उन पे ध्यान नहीं देता। And just beyond on the other side of where he sat, और जहाँ पे वो बैठे थे, आई मीन नॉर्मन गॉट्सबाई जहाँ पे बैठे थे, उसके दूसरी तरफ वर रोज ऑफ विंडोज, वहाँ पे खिड़कियों के रोज थे, खिड़कियों के कतार थे, फ्रॉम विच सोन ब्राइट लाइज, जहाँ से चमकीले प्रकाश आ रहे थे, दैट कट थ्रू द डार्कनेस ऑफ द इवनिंग फोर्सिंग इट अवे, और वो चमकीले प्रकाश शाम के अंधेरे को, शाम के डार्कनेस को काट रहे थे और उसे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहे थे, अंधेरे को भगाने के लिए, अंधेरे को भगा रहे थे। जब ऑब्वियस है कि अगर कहीं पे अंधेरा है, वहाँ पे अगर आप लाइट जलाते हो तो अंधेरा वहाँ से भाग जाता है और रोशनी फैल जाती है। To Gottsbai's mind, it seemed that these brilliant lights marked the abodes of those people who had never had to admit defeat through life's struggle. अब यहाँ पे गॉट्सबाई के अनुसार, गॉट्सबाई सोचता है कि ऐसा लगता था कि ये जो ब्रिलियंट लाइट्स आ रहे थे, ये जो चमकीले प्रकाश निकल रहे थे, ये उन लोगों के निवास स्थान, उन लोगों के घरों को सूचित कर रहे थे, चिन्हित कर रहे थे, जिन्हें ज़िंदगी के संघर्ष में कभी भी हार को एडमिट करना नहीं पड़ा था। ये लोग कभी भी ज़िंदगी में हारे नहीं थे। उनके निवास स्थान, उनके एबोर्ड्स को ये लाइट्स, ये जो विंडोज़ से जो लाइट आ रहे थे वो सूचित कर रहे थे। Thus did Gottsby's mind imagine these things as he sat on the bench in the near deserted sidewalk. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे ऑथर कहते हैं कि जब भी नॉर्मन गॉट्सबाई उन डेजर्टेड साइडवॉक, उन सुनसान फुटपाथ के बगल वाले बेंच पे बैठता है तो उनका दिमाग इन्हीं तरह की चीज़ों को सोचता है। यहाँ पे एबोर्ड्स का मतलब वही होता है निवास स्थान। देखो बताया गया है प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस, रहने का जगह। नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ पैराग्राफ नंबर 2. On the bench by his side, On the bench by his side sat an elderly gentleman with drooping shoulder. ड्रूपिंग मीन्स होता है झूलता हुआ, लटकता हुआ। जब एक इंसान उदास होता है तो उसका जो शोल्डर होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो उसी बेंच पे नॉर्मन गॉट्सबाई के बगल में एक बूढ़ा इंसान आकर के बैठ जाता है जिसके कंधे लटके हुए थे। बट देयर वॉज अ सर्टेन डेयरिंग इन हिज फेस, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे एक निश्चित डेयरिंग, एक साहस दिख रहा था। His clothes were not shabby, उसके कपड़े तो गंदे और फटे पुराने नहीं थे, but one would not expect him to wear a carnation in his buttonhole. लेकिन उस एल्डरली मैन को, उस बूढ़े इंसान को देख करके कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो आदमी अपने बटन होल में फ्लावर्स लगा के घूमेगा। देखो यहाँ पे कैरनेशन का मतलब बताया गया है, अ टाइप ऑफ फ्लावर दैट वाज पिन्ड थ्रू द बटन होल्स ऑफ द कलर्स ऑफ स्टाइलिश एंड फैशनेबल जेंटलमैन इन द 19th and 20th century। अगर आपने जवाहरलाल नेहरू के पिक्चर्स को, उनके पोर्ट्रेट्स, उनके पेंटिंग्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उनके कोट के बटन होल्स में रोज़ फ्लावर्स लगे हुए होते थे, गुलाब के फूल लगे हुए होते थे। तो ये 90th और 20th सेंचुरी में एक फ़ैशन हुआ करता था कि लोग अपने बटन होल्स में फूल लगाकर घूमते थे। तो यहाँ पे उस बूढ़े इंसान के कपड़े तो अच्छे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने बटन होल्स में फूल लगाकर घूमे, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। एज ही रोज टू गो, और जैसे ही वो जाने के लिए खड़ा हुआ, वो बूढ़ा इंसान, गॉट्सबाई इमेजिन्ड हिम रिटर्निंग टू अ होम सर्कल वेयर नोबडी केयर्ड फॉर हिम। तो गॉट्सबाई ने ये इमेजिन किया, उसने ये कल्पना की कि ये बूढ़ा इंसान अब अपने उस फैमिली सर्कल में जा रहा है जहाँ पे कोई भी इसका ख्याल नहीं रखता। यहाँ पे होम सर्कल करने का मतलब होता है, वन सेकेंड, यहाँ पे बताया गया फैमिली एंड फ्रेंड्स। होम सर्कल मीन्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वो सोचते हैं नॉर्मन गॉट्सबाई कि ये बूढ़ा इंसान अब वहीं पे जा रहा है, अपने फैमिली में जा रहा है जहाँ पे कोई भी इसका ख्याल नहीं रखता। ही गॉट अप एंड वॉकड अवे। तो इस तरह से वो बूढ़ा आदमी उठता है उस बेंच से और चला जाता है। His figure vanished slowly into the shadows, और धीरे धीरे जैसे ही वो बूढ़ा इंसान चला जाता है और उसकी जो छवि होती है वो शैडोज़ में कहीं गायब सी हो जाती है, धूमिल हो जाती है।
His place on the bench was soon taken by a young man. अब वहाँ पे जहाँ पे बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था, बहुत ही जल्द उस जगह को एक यंग मैन ने ले लिया। वहाँ पे नॉर्मन गॉट्सबाई के बगल में एक यंग मैन आकर बैठ जाता है, फेयरली वेल ड्रेस्ड। और ये यंग मैन काफ़ी अच्छे से ड्रेस था, इसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बट विद अ शार लुक ऑन हिज फेस। लेकिन इसके चेहरे पे एक खटास नज़र आ रही थी। शार लुक कहने का क्या मतलब होगा? अ डिसअपॉइंटेड एंड अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन। जब आप डिसअपॉइंटेड होते हो, उदास, हताश, निराश, परेशान होते हो, तो आपका चेहरा बोला जा सकता है दैट यू हैव अ सार लुक। He uttered an angry grunt as he flung himself into the seat. Flung himself, यहाँ पे flung का मतलब होता है किसी भी चीज़ को झुला करके फेंक देना। तो वो आदमी जो यंग मैन था वो आता है, वो काफ़ी एंग्रीली ग्रंट करता है, कराहता है और अपने आप को है ना धपाक से करके सीट पे बिठाता है। आराम से नहीं बैठता है, एक सडन मूवमेंट के साथ वो जाकर सीट पे बैठ जाता है। He don't seem to be in a good temper, said Gottsby. गॉट्सबाई उस इंसान को, उस यंग मैन को देखता है तो कहता है कि तुम अच्छे मूड में नहीं लगते हो यार। द यंग मैन टर्न टू हिम एंड सेड, यू वुडंट बी इन अ गुड टेम्पर इफ यू वर इन द फिक्स आई एम इन। अब जैसे ही वो यंग मैन सुनता है कि अरे नॉर्मन गॉट्सबाई तो ये कह रहा है कि मैं अच्छे मूड में नहीं लग रहा हूँ, तो वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि अगर तुम मेरी जगह पे होते तो शायद तुम भी अच्छे टेम्पर में, अच्छे मूड में नहीं होते। I have done the silliest thing ever in my life. मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक का सबसे बुरा काम, सबसे अनाड़ी वाला काम, सबसे silliest thing मैंने किया है, सबसे बुरा काम मैंने किया है। silliest thing का क्या मतलब होगा? silly मीन्स होता है अनाड़ी, मतलब एकदम अनाड़ीपन वाला काम, एक ऐसा काम जो कि नौसिखिया करता है ना, जिस काम में कोई लॉजिक नहीं होता है, जो काम अच्छे से कंप्लीट नहीं होता, उसी को हम लोग silly कहते हैं, ठीक है। What have you done? asked Gottsby. अब गॉट्सबाई ने पूछा, अच्छा तो तुमने आखिर किया क्या है? Come up to London this afternoon. I thought of staying at the Pantagonian Hotel in Berkshire Square, said the young man. उस यंग मैन ने कहा कि आज ही दोपहर में लंदन आया था और मैंने सोचा था कि मैं बर्कशायर स्क्वायर के पैंटागोनियन होटल में रुकूंगा। फिर क्या हुआ? When I got there, I found that it had been pulled down. और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, पैंटागोनियन होटल के पास पहुँचा, तो मुझे ये पता चला कि वो होटल वहाँ से हटा लिया गया है, उस होटल को वहाँ से गिरा दिया गया है। In the place of the hotel, a cinema theater had come up. और उस होटल की जगह पे अब वहाँ पे एक सिनेमा थिएटर है। The taxi driver took me to another hotel some way off, where I could stay. और फिर टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ी दूर मुझे एक दूसरे होटल लेकर गया जहाँ पे मैं ठहर पाया, जहाँ पे मैं रुक पाया। I at once sent a letter to my people, giving them the address. और फिर मैंने तुरंत अपने लोगों को एक लेटर लिखा जिसमें मैंने उन्हें अपना नया एड्रेस दे दिया। Then I went out to buy some soap. I had forgotten to pack any and I hate using the hotel soap. अब देखो यहाँ पे काफ़ी फ़नी बात बताई गई है। यहाँ पे वो यंग मैन कहता है कि जब मैं होटल में रुका, फिर वहाँ से थोड़ी देर के बाद मैं बाहर गया तो मैं साबुन खरीदने गया। आई वेंट आउट टू बाई अ सम सोप। मैं साबुन खरीदने के लिए गया क्योंकि मैंने पैकिंग की थी तो साबुन को पैक करना भूल गया था और मुझे होटल का साबुन यूज़ करना पसंद नहीं है। बेसिकली यहाँ पे बात उल्टा सा है। कुछ लोग जाते हैं होटल में और होटल में 1 नाइट 2 नाइट स्टे करते हैं, तो वहाँ से साबुन और तौलिया चुरा करके लेकर चले आते हैं। हालांकि इट्स नॉट अ गुड मैन, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऐसा लोग करते हैं। और ऐसा लोग इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर दीज थिंग्स। ओके, हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। देन आई स्ट्रोल्ड अप अ बिट, हैड अ ड्रिंक एट अ बार एंड लुक्ड एट द शॉप्स। फिर वो यंग मैन कहता है कि फिर मैं कुछ आगे की तरफ कुछ कदम चला, मैं एक बार में गया, थोड़ा सा ड्रिंक किया और फिर मैं दुकानों की तरफ चल दिया जहाँ से मैं क्या ले सकता था, सोप ले सकता था। When I turned my steps back to the hotel, और जब मैं होटल के लिए वापस लौटा, I suddenly realized that I didn't remember the name of the hotel or even what street it was in. तो मुझे अचानक से ये एहसास हुआ कि मैं ये भूल गया हूँ या मुझे ये याद नहीं है कि उस होटल का नाम क्या है जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था, और यहाँ तक कि मैं ये भी भूल गया था कि वो किस स्ट्रीट पे था। उस होटल का एड्रेस भी मैं पूरी तरीके से भूल गया था। I have no friends in London. लंदन में मेरा कोई दोस्त नहीं है। I can write to my people for the address, but they'll get my letter only tomorrow. मैं अपने लोगों को
एड्रेस के लिए लिख सकता हूँ, एक लेटर लिख सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को मेरा लेटर सिर्फ कल ही मिलेगा। मीन टाइम आई एम विदाउट एनी मनी, और इसी दौरान मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। केम आउट विद अ शीलिंग इन माई पॉकेट, क्योंकि मैं अपने होटल से सिर्फ एक शीलिंग लेकर बाहर निकला था। शीलिंग क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, अ यूनिट ऑफ मनी विच वॉज यूज्ड इन ब्रिटेन, एक ये पैसे का एक यूनिट था, एक इकाई था जो कि उस समय ब्रिटेन में यूज़ किया जाता था। नाउ इट इज़ नॉट इन यूज्ड, अब ये जो शीलिंग है अब ये यूज़ में नहीं है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैं सिर्फ एक शीलिंग लेकर अपने पॉकेट में होटल से बाहर निकला था। विच वेंट इन बाइंग द सोप एंड द ड्रिंक, जो कि साबुन और ड्रिंक खरीदने में खर्च हो गए। हियर आई एम वैंडरिंग अबाउट विद 2 pence इन माई पॉकेट एंड नो वेयर टू गो फॉर द नाइट, और यहाँ पे मैं अपने पॉकेट में सिर्फ 2 पेंस लिए हुए, ये 2 पेंस भी, ये भी क्या है, करेंसी है, जैसे 1 रुपया 2 रुपये हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास पॉकेट में सिर्फ 2 पेंस है और रात को जाने के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं है और मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ। द स्टोरी वॉज फॉलोड बाई अ लॉन्ग इलेक्वेंट पाउज। इलेक्वेंट मीन्स होता है सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट। फिर ये जो स्टोरी है वो एक लंबे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतराल के बाद आगे बढ़ती है। आई सपोज यू थिंक आई हैव स्पन यू एन इम्पॉसिबल यार्न, ही सेड। और फिर आगे वो यंग मैन कहता है नॉर्मन गॉट्सबाई से कि मुझे लगता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें एक अनबिलीवेबल स्टोरी सुना दी है, एक ऐसी कहानी सुना दी है जिसमें तुम उलझ गए हो और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम्हें चीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। Not at all impossible, said Gottsby. I remember doing a similar thing in a foreign capital. यहाँ पे नॉर्मन गॉट्सबाई कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये मत कहो कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने भी एक फॉरेन कैपिटल में ऐसी ही बेवकूफ़ी की थी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉर्मन गॉट्सबाई और वो यंग मैन दोनों बैठे हुए हैं, कहाँ पे, इस बेंच पे। ओके, नाउ लेट्स रीड फर्दर। बट ऑन दैट ओकेजन देयर वर 2 of us। लेकिन नॉर्मन गॉट्सबाई कहते हैं कि उस समय जब हम लोग भी भूल गए थे कि हमारा होटल कहाँ है और हम भटक गए थे, तो उस समय मैं अकेला नहीं था, उस समय मेरे साथ एक और आदमी था और हम लोग 2 थे। We remembered luckily that the hotel was on a smaller canal, and after some search when we found the canal we found the hotel। और लकीली हमें याद था कि वो जो होटल था वो एक छोटे से कनाल के पास में था और हमने उस कनाल को सर्च किया और जैसे ही हमें कनाल मिला हमें वो होटल भी मिल गया, तो हमें उतनी परेशानी नहीं हुई। इन अ फॉरेन सिटी इट वुडंट बी डिफ़िकल्ट। वो यंग मैन कहता है कि किसी फॉरेन सिटी में ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आई कुड गो टू द काउंसिल एंड गेट हेल्प फ्रॉम हिम, कि मैं काउंसिल जा सकता हूँ और वहाँ से उसकी मदद ले सकता हूँ। अब ये काउंसिल होता क्या है, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय अ कंट्रीज गवर्नमेंट, जब किसी देश की सरकार किसी अधिकारी को क्या करती है, अपॉइंट करती है टू लिव इन अ फॉरेन सिटी, किसी फॉरेन सिटी में रहने के लिए, एंड एड एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स लिविंग देयर, और उस देश के लोगों की रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उसी को हम लोग काउंसिल कहते हैं। बेसिकली अभी जो एम्बेसीज होते हैं, जैसे कि इंडिया का एम्बेसी अमेरिका में है और अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, तो अमेरिका में रहने वाले जितने भी इंडियन अमेरिकन होंगे उन्हें अगर किसी मदद की ज़रूरत होगी तो फिर इंडियन एम्बेसी विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम। तो यहाँ पे वो यंग मैन कहता है कि अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता या किसी फॉरेन सिटी में होता अगर और कहीं मैं खो जाता, भटक जाता, तो मैं काउंसिल जाता और वहाँ से उनकी मदद लेता। हियर अनलेस आई फाइंड अ डिसेंट चैप, यहाँ पे चैप कहने का मतलब होता है एक साथी, एक फ्रेंड। Here, unless I find a decent chap who would believe my story and lend me some money। लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल अलग है। जब तक कि मुझे एक कोई सभ्य इंसान नहीं मिल जाता, कोई सभ्य साथी नहीं मिल जाता जो मेरी बातों पे विश्वास करे, मेरी कहानी पे भरोसा करे और मुझे कुछ पैसे उधार दे, I'll have to spend the night perhaps on the embankment। तो शायद ऐसा लगता है कि मुझे पूरी रात एम्बैंकमेंट में गुजारनी होगी। अब यहाँ पे द एम्बैंकमेंट का क्या मतलब है, ये कौन सी जगह है? एन एरिया इन लंदन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टेम्स। आपको पता होगा रिवर टेम्स लंदन में है और उसी रिवर टेम्स के किनारे वाले एरिया को हम लोग द एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो वो यहाँ पे बेसिकली हमारे नॉर्मन गॉट्सबाई को चीट करने की कोशिश कर रहा है। कौन? वो हमारा यंग मैन
कहता है कि मुझे कोई ऐसा डिसेंट आदमी चाहिए जो मेरी बातों को, मैं जो बतला रहा हूँ, मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ उस पर विश्वास करे और मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। तो बेसिकली यहाँ पे वो यंग मैन नॉर्मन गॉट्सबाई से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। Have you got the soap with you? गॉट्सबाई asked। अब गॉट्सबाई ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास वो साबुन है जो तुमने खरीदा था? The young man at once sat forward, felt rapidly in the pockets of the overcoat and then jumped to his feet. I must have lost it, he muttered angrily. अब जैसे ही नॉर्मन गॉट्सबाई ने उससे वो साबुन मांगा, अब ये यंग मैन आगे की तरफ अचानक से बैठ गया। उसने अपने ओवरकोट के पॉकेट्स को तलाशने शुरू कर दिए और अचानक से अपने पैरों पे कूद कर खड़ा हो गया और उसने कहा, ओह, उसने काफ़ी गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा कि मैंने शायद इसे खो दिया है। अब जब उससे साबुन मांगा गया तो वो साबुन भी प्रोड्यूस नहीं दे पाया, जिससे लगा नॉर्मन गॉट्सबाई को कि वो इंसान झूठा है और झूठ बोल रहा है। गॉट्सबाई सेड, द वीक पॉइंट इन योर स्टोरी इज़ दैट यू आर अनएबल टू प्रोड्यूस द सोप। गॉट्सबाई ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारी इस कहानी का जो सबसे कमज़ोर बिंदु है, जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, वो यही है कि जब तुमसे साबुन मांगा गया, तुमसे सोप मांगा गया तो तुम उसे न दिखा सके, तुम उसे न ला सके। To lose a hotel and a cake of soap on one afternoon suggests willful carelessness. Willful carelessness का क्या मतलब होगा? Let's see. Deliberate carelessness, जानबूझकर की गई लापरवाही को हम लोग willful carelessness कहते हैं। नॉर्मन गॉट्सबाई कहते हैं कि एक ही दोपहर तुमने अपने होटल गंवा दिए और तुमने अपने सोप गंवा दिए, ये जानबूझकर की गई लापरवाही लग रहा है, ऐसा नहीं कि तुमसे ये गलती से हुआ है। When the young man heard his remark, he hurried away from the path, his head held high. और जैसे ही उस यंग मैन ने अपने लिए नॉर्मन गॉट्सबाई के द्वारा दिए गए टिप्पणी को, दिए गए रिमार्क को सुना, उसने अपने सिर को ऊंचा किया और वहाँ से दौड़कर रास्ते से होकर भाग गया, क्योंकि उस यंग मैन को पता चल गया कि वो अब पकड़ा जाने वाला है, क्योंकि नॉर्मन गॉट्सबाई को ये पता चल गया कि वो उसे चीट करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। इट वॉज अ पिटी, गॉट्सबाई थॉट विद ए स्माइल। अब गॉट्सबाई अपने आप में स्माइल करते हुए सोचते हैं ये काफ़ी दुखद था। द गोइंग टू गेट वंस ओन सॉप वॉज द वन कन्विंसिंग टच इन द होल स्टोरी एंड येट इट वॉज जस्ट दैट लिटिल डिटेल विच डिडंट हेल्प हिम। अब वो सोच रहे थे कि उसने इतनी सारी कहानी सुनाई और उसकी कहानी में एक ऐसा पॉइंट आया जब उसने कहा कि वो अपना साबुन ख़रीदने जा रहा था, ये काफ़ी कन्विंसिंग पॉइंट था, लेकिन उसने इस कहानी में इस पॉइंट के डिटेल को नहीं समझा पाया और इसी डिटेल ने उसकी मदद नहीं की। कहने का मतलब जब उससे सोप मांगा गया तो वो सोप को प्रोड्यूस नहीं कर पाया, साबुन नहीं दिखा पाया, जिसके वजह से उसका ये धोखा पकड़ा गया। If he had been clever enough to provide himself with a cake of soap wrapped and sealed at the chemist's counter, he would have been a genius in his profession. हमारे नॉर्मन गॉट्सबाई कहते हैं यदि वो इतना चालाक होता, इतना होशियार होता कि वो क्या करता, साबुन को प्रोड्यूस कर पाता, मुझे साबुन दिखा पाता जो कि मैंने उससे मांगा था, और वो साबुन क्या होता, केमिस्ट के काउंटर से ही सील्ड होता, रैप्ड होता, तो मैं मान लेता कि वो अपने इस प्रोफेशन में जीनियस है, लोगों को धोखा देने में, लोगों को चीट करने में क्या है, जीनियस है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, उसकी चोरी, उसकी झूठ पकड़ी गई। विद दिस थॉट गॉट्सबाई गॉट अप टू गो एंड एज ही डिड सो। और इसी सोच के साथ जब गॉट्सबाई उस बेंच से उठते हैं वहाँ से जाने के लिए, और जैसे ही वो वहाँ से उठे, ही लेट आउट एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज एंड सिंपैथी। तो जो चीज़ उन्हें दिखाई दिया उसके वजह से वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए और उस यंग मैन के प्रति उन्हें हमदर्दी होने लगी, सिंपैथी होने लगी। Lying on the ground under the bench was a small oval packet. Oval means होता है अंडाकार, कोई भी चीज़ जो कि अंडाकार शेप की होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवल कहते हैं। Lying on the ground under the bench was a small, one second. Okay, let it go. Yeah, get out here. Lying on the ground under the bench was a small oval packet wrapped and sealed. अब वो देखते हैं कि बेंच के अंडर ग्राउंड पे, ज़मीन पे एक अंडाकार पैकेट पड़ा हुआ है जो कि रैप्ड है और सील्ड है। इट वॉज अ केक ऑफ सोप। वो क्या था, वहीं साबुन था, वहीं साबुन का केक था।
It must have fallen out of the young man's overcoat pocket when he flung himself down on the seat. अब यहाँ पे नॉर्मन गॉट्सबाई सोचते हैं कि जब वो आदमी एकदम धपाक से आकर के जब उस बेंच पे बैठा था तो हो सकता है कि उसके ओवरकोट से उसका ये जो साबुन का जो केक है, ये जो पीस है, वो क्या हो गया होगा, गिर गया होगा. The next moment, Gatsby was running along the dusk-covered path in anxious search for a youthful figure in a light overcoat. अगले क्षण जब गॉट्सबाई को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो आदमी सच बोल रहा था, तो वो उन अंधेरे रास्तों पे, वो उन अंधेरे सड़क पे दौड़ने लगे और उस यंग मैन की तलाश करना उन्होंने शुरू कर दी जिसने लाइट कलर का ओवरकोट पहना हुआ था. He nearly gave up the search when he caught sight of him standing on the border of the carriage drive. अब नॉर्मन गॉट्सबाई ने लगभग उसको ढूंढना छोड़ दिया था, उसका तलाश करना छोड़ दिया था, तब तक कि उन्होंने उसे कैरियज ड्राइव के किनारे पे खड़ा हुआ देखा. गॉट्सबाई हेल्ड हिम, तो गॉट्सबाई ने उसे चिल्ला करके बुलाया. हेल्ड हिम कहने का मतलब होता है कॉल्ड आउट, जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाना. The important witness to the truth of your story has turned up, said Gatsby, holding out the cake of soap. यहाँ पे नॉर्मन गॉट्सबाई उस साबुन को आगे रखते हुए, साबुन को दिखाते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारी कहानी को साबित करने के लिए, तुम्हारी कहानी को सच्चा साबित करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटनेस जो साबुन था वो अब सामने आ गया है. It must have slid out your overcoat pocket as you sat down on the seat. और जब तुम सीट पे बैठे होगे तो शायद उसी समय ये तुम्हारे पॉकेट से गिर गया होगा. I found it on the ground after you left. और जब तुम वहाँ से चले गए तो मुझे ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ मिला. I didn't believe your story. मुझे उस समय तुम्हारी कहानी पे विश्वास नहीं था. You must excuse me for that. और तुम उसके लिए मुझे माफ़ कर दो. But the appearance of the soap changed everything. लेकिन इस साबुन का सामने आ जाने से सभी चीज़ें बदल गई हैं. मैं तुम्हारी बातों पे अब विश्वास करता हूँ. एंड नाउ माई डाउट्स आर गॉन. और मेरा जो भी डाउट्स था, तुम्हारी कहानी पे जो भी शक संदेह था, वो सभी चले गए, सभी ख़त्म हो गए हैं. इफ़ द लोन ऑफ ए सोवरन इज़ एनी गुड फॉर यू. और फिर यहाँ पे नॉर्मन गॉट्सबाई उसे उधार देने का ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें एक सोवरन उधार दे दूँ तो क्या ये अच्छा रहेगा, क्या इससे तुम्हारा काम चल जाने वाला है. सोवरन क्या होता है? एन ओल्ड ब्रिटिश कॉइन वर्थ अबाउट £1. एक ओल्ड ब्रिटिश सिक्का होता है जिसकी कीमत ऑलमोस्ट £1 के करीब होता है. और £1 जो होता है वो डॉलर से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है. वी कैन से £1 इज़ इक्वल टू आई थिंक 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ हो सकता है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि £1 कितना रुपया के इक्वल हो सकता है. आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसे. The young man took the coin and hastily pocketed it. उस young man ने उस सिक्के को लिया और बड़े ही तेजी के साथ उसे पॉकेट में डाल लिया. Here is my card with the address, continued Gatsby. Any day this week you can return the money and here is the soap. Don't lose it again. It's been a good friend to you. यहाँ पे नॉर्मन गॉट्सबाई उसे अपना एक कार्ड देते हैं जिस पे उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है. वो कहते हैं कि तुम इस वीक के किसी भी दिन आकर मुझे ये पैसा लौटा सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, और ये लो तुम्हारा सोप और इसे फिर से मत खोना, ये तुम्हारा अच्छा दोस्त रहा है. Luckily you found it, said the young man, and blurting out a word or two of thanks he fled. अब वो यंग मैन कहता है कि चलो, काफ़ी लकली आपने इसे ढूंढ लिया, ये आपको मिल गया. और वो आदमी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे थैंक्स कहता है सिर्फ 1 से 2 वर्ड में और वहाँ से चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है. ब्लर्टिंग आउट कहने का क्या मतलब हुआ? सेइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कुछ भी कहना. अब क्योंकि वो तो पता है उसे कि वो एक चोर था, एक चीट था, उसने चीट कर लिया था और वो अपने पर्पस में कामयाब हो गया था, तो वहाँ से पैसे लेकर वो भाग गया. Poor boy, he nearly broke down, said Gatsby to himself. अब यहाँ पे गॉट्सबाई काफ़ी हमदर्दी दिखाते हुए कहते हैं, ओह बेचारा लड़का, वो तो एकदम टूट सा गया होगा जब उसने देखा होगा कि वो एक ही दोपहर अपना होटल गंवा दिया है और अपना सोप भूल गया है, तो वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया होगा, बिल्कुल टूट सा गया होगा. एज गॉट्सबाई, क्योंकि यहाँ पे अभी तक गॉट्सबाई को ये पता नहीं है कि उसे धोखा दिया जा चुका है. किसके द्वारा? उस यंग मैन के द्वारा. आगे पता चलेगा.
As Godspy retraced his steps का क्या मतलब हुआ? Walked back the same way he had come. अब जिस रास्ते से वो गए थे उसी रास्ते से जब वो वापस आ रहे थे, इसी को retraced his steps कहा गया है. Past the seat where the drama had taken place. कि जब Godspy उसी रास्ते से वापस आ रहे थे और उस सीट से गुजर रहे थे, उस बेंच से गुजर रहे थे जहाँ पे ये ड्रामा हुआ था, he found an elderly gentleman poking the ground with his stick beneath the seat. उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस सीट के नीचे ग्राउंड को अपने स्टिक से, अपनी छड़ी से पोक कर रहा है और शायद किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है. And realized that it was his earlier fellow occupant. और नॉर्मन गॉड्सपाई को ये पता चला कि अरे ये तो वही बूढ़ा इंसान था जो कि उस यंग मैन से पहले वहाँ पे आकर बैठा हुआ था. हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर? सर क्या आपने कुछ खो दिया है? यस सर, अ केक ऑफ सोप. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो केक ऑफ सोप है वो उस यंग मैन का नहीं था, वो उस बूढ़े इंसान का था, लेकिन नॉर्मन गॉड्सपाई ने उस सोप को किसे दे दिया था? उस यंग मैन को दे दिया था. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे ऑथर साकी और एच मुनरो ने कितना शानदार ट्विस्ट दिया है इस कहानी को, कितना शानदार मोड़ दिया है इस कहानी को. तो बेसिकली यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है. इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ you haven't done yet, and share the video with your friends and classmates and tell them to support me grow this channel. See you with a new chapter. Till then, take care. Bye bye.